नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड द कस्टम लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का यह हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है और वन शॉट का भी पार्ट 2 रहेगा, जहां पर हम लोग आपके एंटायर सिलेबस के उन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने काफी सारे भतेरे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जिनके अंदर से काफी क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो हम लोगों ने लास्ट बेसिकली वीडियो के अंदर जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर, जब भी आप लोग नेचर ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे पास दो तरीके की सप्लाई एग्जिस्ट करती है। पहली होती है आपका इंट्रास्टेट सप्लाई, दूसरी होती है आपकी इंटरस्टेट सप्लाई। और जब तक आप लोग नेचर ऑफ सप्लाई को नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, तब तक ये चीज डिसाइड नहीं हो सकता है कि आपकी सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। और इसी बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि ये जो जीएसटी का रेवेन्यू है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसका मतलब जब भी आप लोग बेसिकली नेचर ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो वहां पे आपके जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के केस में काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल आपका नेचर ऑफ सप्लाई प्ले करता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो के दरमियान पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देखिए, यहां से हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी पॉसिबल कोशिश है कि मैं आप सभी को उन पॉइंट से इंट्रोड्यूस करा दूं, जिनको अगर आप लोग अंडरस्टैंड करके आंसर को फ्रेम कर दें, तो डेफिनेटली आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो जब भी आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? एक आपका ट्रांजैक्शन होता है, एक सप्लाई होता है। सप्लाई या ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली किस मोमेंट ऑफ द टाइम के ऊपर, किस बेसिकली पॉइंट ऑफ द टाइम के ऊपर आपका टैक्सेबल होगा, ये चीज आपका कौन डिसाइड करता है? सर, टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है। ठीक है, और टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अलग से रूल है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अलग से रूल देखने को मिलता है। गुड्स के अंदर अलग से रूल है, और आपका सर्विसेज के अंदर आपको अलग से रूल देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग टीओएस की बात करते हैं, टीओएस माने आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो ताल्लुकात है ना, वो आपका मोटा मोटा सेक्शन 12 से रहने वाला है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। यानी कि आप लोग कह सकते हो, अगर आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज की बात करते हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 के अंदर ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दिया गया है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 को रीड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस सेक्शन का हवाला लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ बुनियादी बातें हैं जहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ आपको इंसिडेंट देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें गिवन है, इनके अंदर से जो भी चीज आपका अर्लियर होगा ना, जो भी आपका पहले होगा, वही क्या कहलाएगा सर? आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन के अंदर या तो आपको देखना है सर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, दूसरा आपको चेक करना है डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट। समझ में आया? मोटा मोटा एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। वैसे तो बतेरे सारे रूल है, लेकिन पेपर के अंदर आप लोग इतना लिख करके आएंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे खासे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, आपको चेक करना है आपके इनवॉइस का इश्यू का डेट क्या है, वो चेक कीजिए, और आपका जो पेमेंट का जो रेसिप्ट है उसको चेक करना है। दोनों के अंदर से जो अर्लियर होगा ना, वही क्या कहलाएगा सर? आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की बात करते हैं, या फिर इसके अंदर आप लोगों को देखना है लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड अंडर द सेक्शन 31। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार इस तरीके का सवाल आ जाता है जहां पे डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस नहीं होता है, लेकिन वहां पे लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस होता है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि या तो वो डेट जिसके ऊपर आपका जो पेमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंटर कर गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? अब यहां पर भी आपको याद रखना है, रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट की बात करेंगे तो दो सिचुएशन आएंगी सर। पहली सिचुएशन क्या है, आपका बेसिकली बुक्स के अंदर कब एंट्री हुआ है, दूसरा क्या है आपका बैंक के अंदर कब क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी जो भी आपका अर्लियर होगा ना, क्या होगा, जो भी आपका अर्लियर होगा वही क्या कहलाएगा सर, रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट कहलाएगा। ठीक है, और रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट और इशू ऑफ इनवॉइस के अंदर आपको जो भी पहले दिखेगा, जो भी अर्लियर दिखेगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा अंडर द एफसीएम, माने आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझा सकते हैं, इनवॉइस इशू किया गया है 10 जून को, पेमेंट रिसीव हुआ है 15 जून को। 10 जून और 15 जून के अंदर कौन सा पहले है सर, 10 जून पहले है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10 जून हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ही वही होता है, द मोमेंट ऑफ द टाइम एट विच योर सप्लाई बिकम द टैक्सेबल, या आपका जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बन जाता है, टैक्सेबल बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है सर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है। दैट्स इट, इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वैसे मैं फिर बता रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई आपका यहाँ पे एक टॉपिक है, लेकिन पूरा चैप्टर है जहां पे हमको काफी सारे रूल एक्सप्लेन करने होते हैं, क्योंकि स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों को जो बेटर रूल लगते हैं ना, वो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। तो ये आपका एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द जर्नल प्रोविजन टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन आपको क्या निकालना है सर, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई ही निकालना है इन द केस ऑफ द गुड्स और सर्विस। देखिए यहाँ पे दोनों चीजों की बात करनी है, गुड्स की भी बात करनी है और सर्विसेज की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे ना तो ये मेंशन किया है कि आपको एफसीएम की बात करनी है, ना ही आपके आरसीएम का मेंशन किया गया है। तो एज यूजुअल मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग गुड्स की बात करते हैं तो एक आपका सेक्शन 12 होता है, अगर आप लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो सेक्शन 13 होता है। बोर्ड दिक्कत कर रहा है तो राइटिंग बिगड़ेगा, प्लीज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, सेक्शन 12 का जो ताल्लुकात है ना, वो किससे रहने वाला है सर, गुड्स से रहने वाला है। सेक्शन 13 का जो ताल्लुकात है वो किससे रहेगा, सर्विसेज से रहेगा। माने अगर आप लोगों को सर्विसेज का टीओएस निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, तो सेक्शन 13 के अंदर एक्सप्लेनेशन है। गुड्स से रिलेटेड अगर निकालना है तो सेक्शन 12 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और ये सारे सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रोविजन रहने वाले हैं। ठीक है, तो गुड्स से जुड़ा हुआ सेक्शन 12 है, सर्विसेज से जुड़ा हुआ सेक्शन 13 है। ठीक है, ये बात आपको पढ़नी है। अभी अभी सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी सर, डेट ऑफ द इनवॉइस और डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट के केस में ना आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी अर्लियर है वो पकड़ के चलना है। लेकिन अगर आप लोग डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट इन द केस ऑफ द रिवर चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं, अभी अभी हमने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात की है, लेकिन रिवर चार्ज की अगर आप लोग बात करेंगे ना, तो आपको देखना है डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द गुड्स, उसके बाद डेट ऑफ द पेमेंट, या फिर आप लोग कह सकते हो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। इन तीनों के अंदर जो भी अर्लियर होगा ना, उसको आप लोग क्या मान करके चलेंगे सर, टाइम ऑफ सप्लाई मान करके चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। आपको चेक करना है इनमें से जो भी अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सबसे पहली बात है डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस, यानी कि आपने इनवॉइस क्या किया है, इशू किया है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और दूसरा क्या है सर, डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ ए पेमेंट, माने आपका पेमेंट का जो भी डेट है। ठीक है, अब ये डेट ऑफ द रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट को आपको देखना है, दो पॉइंट है, या तो डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सर्विस मेंशन हो, या तो डेट ऑफ द रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर, आप लोग उसको चूज कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के अंदर जो भी अर्लियर होगा ना, वो सर्विसेज के केस में क्या कहलाएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें केवल एग्जामिनेशन को टारगेट करना है। तो जो जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है बिल्कुल आसान है, इनको आपको एक बार गो थ्रू करना
जरूर लर्न और आपको रिटेन तो करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग आंसर को इजीली फ्रेम कर सके। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कहता है सर आपको प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है सेक्शन 12 के, ठीक है ना, सीजीएसटी एक्ट एंड रिगार्ड्स टू डिटरमाइनिंग ऑफ द टाइम ऑफ द सप्लाई। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ये अगेन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन की शक्ल बदली है, बस आपको सेक्शन 12 को एक्सप्लेन करना है। अलोंग विद आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 13 क्या है। सेक्शन 13 का ताल्लुकात सर्विसेज के टीओएस से जुड़ा हुआ है, और सेक्शन 12 का ताल्लुकात आपके गुड्स के टीओएस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ करके गो थ्रू करना है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, इसी तरीके से तीसरी स्टाइल ये भी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रिगार्डिंग टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ द सप्लाई इन द केस ऑफ द चार्ज इन द टैक्स ऑफ द चार्ज इन द रेट ऑफ द टैक्स। माने आपका चार्ज नहीं होगा, चेंज होगा। आई थिंक हाँ, ये चेंज है, ठीक है, मैं गलत रीड किया, क्या है, चेंज है। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 है, उस सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर एक सेक्शन 14 देखने को मिलता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 14 है वो आपका डिटरमाइन करता है टाइम ऑफ द सप्लाई व्हेन देयर इज ए चेंज इन द रेट ऑफ द जीएसटी ऑन द गुड्स और ए सर्विस। समझ में आया? यानी कि आपके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, उसके रेट के अंदर अगर चेंज हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग टीओएस निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको सेक्शन 14 हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिपेंड करता है डेट ऑफ सप्लाई के ऊपर, डेट ऑफ इनवॉइस के ऊपर, और आपका तीसरा फैक्टर क्या रहता है, डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द पेमेंट के ऊपर। ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। सप्लाई मेड बिफोर द चेंज इन द टैक्स रेट। ध्यान दीजिएगा, आपका टैक्स रेट के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आपका सप्लाई बिफोर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे टीओएस निकालना है। अगर आपका सप्लाई होता है आफ्टर द चेंज, यानी कि आपका सप्लाई होने के बाद अगर आपका टैक्स रेट चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, इनका एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बिफोर चेंज इन टैक्स रेट आपका सप्लाई हो जाता है, तो आपको 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। आपको देखना है इनवॉइस एंड द पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर द चेंज। ठीक है ना, यानी कि पहली सिचुएशन क्या है कि सर आपका चेंज हुआ है, कब हुआ है सर, टैक्स रेट चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले सप्लाई हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 सिचुएशन है। एक सिचुएशन क्या है, आपका इनवॉइस और पेमेंट रिसीव हुआ है दोनों चेंज होने के बाद। एक सिचुएशन क्या है, आपका इनवॉइस तो पहले इशू हो गया था, लेकिन आपका चेंज होने के बाद पेमेंट आया है। एक सिचुएशन ये है, पेमेंट भी आपको बाद में मिला है और इनवॉइस भी आपने बाद में इशू किया है, जो आपका टैक्स रेट था चेंज होने के बाद। ठीक है, टैक्स रेट बदल गया है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ध्यान देना है, अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले मिल गया है, तो आपको आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या रहेगा, अर्लियर ऑफ द इनवॉइस डेट और ए पेमेंट डेट। ठीक है, दोनों के अंदर जो अर्लियर है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस तो पहले इशू कर दिया, लेकिन पेमेंट बाद में मिला है टैक्स रेट बदलने के बाद, तो डेट ऑफ इनवॉइस को ही क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और दोनों चीजें, सप्लाई भी बाद में हुआ है, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद, तो आपका डेट ऑफ द पेमेंट है ना, वो क्या माना जाएगा सर, वो बेसिकली आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो सर, आपका बिफोर अगर आप लोग बेसिकली सप्लाई कर देते हैं चेंज इन टैक्स रेट के अंदर, तो आपके 3 सिचुएशन बनेंगे, पेमेंट रिसीव्ड बिफोर चेंज एंड इनवॉइस इश्यूड आफ्टर द चेंज। तो ये कुछ सॉरी, एक ये चीज जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे पेमेंट तो पहले मिला है लेकिन इनवॉइस बाद में इशू हुआ। ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कुल मिलाकर के 3 पॉइंट है, जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है, सप्लाई मेड आफ्टर द चेंज इन द टैक्स रेट। आपका सप्लाई हुआ है किसके बाद, सप्लाई मेड आफ्टर द चेंज इन द टैक्स रेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपके 3 सिचुएशन बनेंगे। अगर आपका इनवॉइस इशू किया गया है बिफोर द चेंज एंड पेमेंट आपको रिसीव हुआ है आफ्टर द चेंज, पहली सिचुएशन है। पेमेंट अगर आपको रिसीव हुआ है बिफोर द चेंज, इनवॉइस इशू हुआ है आफ्टर द चेंज, तो दोनों चीजें दोबारा रिपीट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा सिचुएशन क्या है, इनवॉइस एंड द पेमेंट बिफोर द चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इनवॉइस पहले इशू हुआ है, पेमेंट बाद
बाद में हुआ है तो डेट ऑफ द पेमेंट को आप लोग यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इनवॉइस एंड पेमेंट अगर बिफोर द चेंज हुआ है तो अर्लियर ऑफ द इनवॉइस डेट और ए पेमेंट क्या माना जाएगा सर, आपका बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें याद करने वाली है, समझने वाला कुछ है नहीं। न्यूमेरिकल जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, वहां पर हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में चर्चा कर लेंगे। सिर्फ आपको इतना लिखना है अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शनल वैल्यू, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, जिसको आप लोग टीवी के नाम से पढ़ते हैं, एंड व्हाट एलिमेंट इंक्लूड इन दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है, ये आपको बताना है। कुल मिलाकर के देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो आपको टीवी की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है ये आप लोगों को बताना, इंक्लूड क्या क्या किया जा सकता है, अच्छा क्या क्या चीजों को एक्सक्लूड करके चलते हैं ये आपको बताना। कुल मिलाकर के ये सवाल रहता है, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसकी डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपने एक्चुअली प्राइस पेड किया है या जो पेएबल है, यानी कि एक्चुअली प्राइस पेड और ए पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और ए सर्विस और ए बोथ, ठीक है ना। यानी कि किसी भी गुड्स ऑफ सप्लाई के लिए या गुड्स ऑफ सर्विसेज के, सॉरी, सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज के लिए आप लोग जो भी प्राइस एक्चुअली पेड करते हैं या जो पेएबल होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वेयर आपका सप्लायर और रेसिपेंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। प्राइस अपने आप में सोल कंसीडरेशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। समझ में आया? यानी कि यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो पार्टीज है, जो सप्लायर है और जो आपका रेसिपेंट है वो आपके रिलेटेड पार्टी आरपी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सप्लाई के बदले में जो भी आपने एक्चुअली प्राइस पेड किया है या जो पेबल होता है वो क्या कहलाता है सर, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाता है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको आप लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 15(2) के अंदर दिया गया है। जैसे अगर आपने कोई भी टैक्सेस पे किया है, ड्यूटीज हो गए, सेस हो गए, कोई भी फीस हो गई, चार्ज अदर देन जीएसटी चार्ज, ठीक है ना। यानी कि जीएसटी को छोड़ करके जो भी चार्ज है उसको आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट इन अक्योर्ड बाय ए रेसिपेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर एंड नॉट कैलकुलेटेड इन द प्राइस, माने अगर कोई भी ऐसा अमाउंट जो इन अक्योर्ड हुआ है बाय द रेसिपेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, यानी कि जिसको किसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, लोडिंग हो गया, डिजाइन चार्जेज हो गया, सब क्या करके चलने हैं, इंक्लूड करके चलने हैं। अगर कोई आपका इंटरेस्ट होता है, कोई लेट फीस होता है, कोई पेनल्टी होता है डिले पेमेंट की वजह से, उनको भी आपको इंक्लूड करके चलना है। इसके अलावा जितनी भी आपकी सब्सिडीज है, जो लिंक है प्राइस एक्सपेक्ट द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, माने सब्सिडीज एक्सेप्ट द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, आइदर इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब चीजों को इंक्लूड करके चलना है। लेकिन अगर आप लोग एक्सक्लूड की बात करते हैं ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 15 सब सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है, जहां पे बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं सर, डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर भी दो सिचुएशन है सर, आपने डिस्काउंट तो दिया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई से पहले। दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, डिस्काउंट आपने दिया है सप्लाई के बाद, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रीट करना है ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट दिया है तो ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट इज एक्सक्लूड, डिस्काउंट को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल वैल्यू इफ इट रिकॉर्डेड इन द वॉइस। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई से पहले आपने डिस्काउंट दे दिया है और उसको इनवॉइस के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है, तो आप लोग उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू से। लेकिन अगर आपने सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया है तो उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन है। अगर आप लोग पोस्ट अप्लाई डिस्काउंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन इफ इट इज द एस्टैब्लिश्ड इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, माने एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपका लिंक होना चाहिए रेलिवेंट इनवॉइस के साथ। वो आपका बेसिकली जो आपने बेसिकली डिस्काउंट
प्रोवाइड किया है एंड रेसिपेंट रिजर्व द प्रोपोर्शनेट इनपुट आईटीसी, और जो आपका रेसिपेंट है उसने रिजर्व किया होना चाहिए जो भी उसके हिस्से का आईटीसी बनता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो इसको भी आप लोग डिडक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक्सक्लूड वाला पॉइंट है ना वो किससे जुड़ा हुआ है सर, आपने डिस्काउंट अगर कुछ दिया है ना तो उसे डिस्काउंट से जुड़ा हुआ है। समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपको कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल की अगर आप लोग बात करते हैं तो जैसे अगर आपने कोई भी गुड सोल्ड किया है 50,000 के अंदर, अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 5,000 का जिसको आपने इनवॉइस के अंदर शो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 45,000, क्योंकि आप लोग डिस्काउंट को क्या कर देंगे यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू से सवाल आता है, एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, बहुत अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। क्या क्या आइटम इंक्लूड करने हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करने हैं। कुल मिलाकर के सेक्शन 15 के अंदर सब सेक्शन 1, उसके बाद 15 सब सेक्शन 2 और 15 सब सेक्शन 3 रेगुलर क्लासेस में काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, आप लोग डेफिनेटली इसको गो थ्रो करके थोड़ा और क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, डिस्कस द बेसिक कंडीशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई अंडर द सेक्शन 15(1). तो सेक्शन 15(1) आपको पढ़ना है, कुछ बेसिक कंडीशन है, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू मान करके चलेंगे जब आप लोग एक्चुअली पेड जो आपने किया है सप्लाई के लिए, या फिर जो भी आपका अमाउंट पेबल है, अगर आपका जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन है और जो आपकी पार्टी है अगर आपकी वो रिलेटेड रही है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी है, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। आगे देखिए आगे क्या है, अच्छा वही बात है, बेसिक कंडीशन क्या रहेगी तो मैंने बता दिया, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और सप्लाई टैक्सेबल इवेंट्स की होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करते हो तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे जो आपने प्राइस पे किया है जो पेबल है उसी को ट्रांजेक्शन वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो। अच्छा कुछ रूल आपने पढ़े थे वैल्यू ऑफ द सप्लाई के लिए, वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली और इन द मनी। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद सम टोटल मेथड, उसके बाद लाइक काइंड क्वालिटी वाला मेथड, उसके बाद रूल नंबर 30 और 31 आप लोग लगाते थे। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के ही पढ़ना होगा, यहाँ पर हम लोग इनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। दैट्स व्हाई मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर इस सेशन के ऊपर भी 200 बंदे हाइप कर देते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, जेन्युइनली अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो मैंने दोनों सेशन का पीडीएफ आपको एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा। सेशन नंबर 1 जहां पे हम लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को काफी डिटेल में पढ़ा था, और ये जो पार्ट है, ठीक है, अब पार्ट 2 के अंदर भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनके अलावा कुछ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस टारगेट इतना रहेगा, हमें कितने हाइप चाहिए, केवल 200 हाइप चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है आपका, आपको जो प्रोविजन है किससे रिलेटेड, सब ऑनलाइन जो आपकी गेमिंग है उससे रिलेटेड, अगर आप लोग एयर टिकट बुक करते हैं उससे रिलेटेड, अगर आपका डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पार्टी के बीच में सप्लाई होता है तो उसके केस में जो जो प्रोविजन है उनको बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 15 की ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, और इससे रिलेटेड जो भी आपके रेलिवेंट रूल्स हैं वो हमें इन्हीं से रिलेटेड बेसिकली प्रोविजंस की वैल्यूएशन करना सिखाते हैं। जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द जीएसटी वैल्यूएशन प्रोविजन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन द केस ऑफ द ऑनलाइन मनी गेमिंग, अगर आप लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात करते हैं, शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और ए डिपॉजिट बाय ए प्लेयर फॉर द पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और ए डिपॉजिट। ठीक है ना, यानी कि जो भी उसने अमाउंट पे किया है ना वही क्या कहलाएगा, वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, जो भी पैसा उसने गेमिंग के अंदर लगाया। तो ये बेसिक सा रूल है। अगर आप लोग एयर की बात करते हैं, यानी कि एयर टिकट की बात करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 32 और आपका सब रूल 3 के अंदर दिया गया है, जहां पे बताया गया है अगर आप लोग डोमेस्टिक बुकिंग करते हैं तो आपकी वैल्यू का टोटल 5%, वैल्यू का मतलब बेसिक फेयर का। ठीक है, अगर आप लोग इंटरनेशनल बुकिंग करते हैं तो वैल्यू का 10%। ठीक है, लेकिन याद रखना है ये बेसिक फेयर के ऊपर है, यानी कि 5%
या तो आपका 10%। ये किसके ऊपर लग रहा है सर? ये आपके बेसिक फेयर के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार गो थ्रो कर लेना है। एक पूछा गया है सर आपको सप्लाई बताना है बिटवीन द डिस्टिंक्ट और ए रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रो एजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 28 के अंदर दिया गया है, जहां पर ये बताया गया है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है डिस्टिंक्ट पर्सन और ए रिलेटेड पर्सन के बीच में। तो आप लोग इन रूल का फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है आपके प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। यानी कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने रुपए का मिल रहा है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको चेक करना है उसी तरीके का जो लाइक काइंड का प्रोडक्ट है, उसी क्वालिटी का, उसका क्या प्राइस है, तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको रूल नंबर 30 लगाना है। मान लीजिए आपका 100% खर्च आया है, उसके ऊपर आपको अपना 10% प्रॉफिट ऐड कर लेना है। ये क्या बन जाएगा सर? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। या फिर आप लोग रूल नंबर 31 भी बता सकते हैं। रूल नंबर 31 के अंदर रेजोनेबल मींस लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपके रूल हैं जो आपके बताते हैं कि अगर आपको सप्लाई हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में, तो वहां पे एग्जैक्टली आप लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सप्लाई की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। बाकी और भी क्वेश्चन है, अभी कुछ मिनट के बाद हम लोग उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके अंदर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके आईटीसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनिट 3 के अंदर आपके 2 चैप्टर डाले गए हैं। एक आपका आईटीसी होता है जिसको आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं, और एक आपका चैप्टर है आरसीएम जिसको आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको डिस्कस करना है उन तमाम रूल्स को लेकर के। सर कौन से रूल? जो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन ए कैपिटल गुड्स के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो आईटीसी से रिलेटेड रूल्स को एक्सप्लेन करना है, और आईटीसी भी किसके ऊपर बात कर रहा है सर? ये आपके कैपिटल गुड्स से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन रिलेटिंग टू द आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स आर कंटेन्ड अंडर द सेक्शन 16, 17 एंड द 18 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ध्यान दीजिएगा, 3 सेक्शन है जिनका ताल्लुकात किससे रहने वाला है? आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स से रहने वाला है। जहां पर आपका सेक्शन नंबर 16 आता है, 17 आता है, और फिर आपका क्या आता है? 18 आता है, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात है यहाँ पर सर, कैपिटल गुड का मीनिंग क्या होता है? तो कैपिटल गुड का मतलब वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू को कैपिटलाइज्ड किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। समझ में आया? यानी कि उन तमाम गुड्स जिनकी वैल्यू को कैपिटलाइज किया गया है किसके अंदर सर? आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, एंड विच आर यूज्ड इन द कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। जिनको यूज किया जा रहा है कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेसेस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं सर? आपके कैपिटल गुड कहलाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है 16, 17 और 18 जो सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट 2017 के, उनका ताल्लुकात किससे रहेगा सर? आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड से रहेगा, ठीक है। तो जो भी गुड्स जिनकी वैल्यू को क्या किया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज किया गया है, वो क्या कहलाते हैं सर? आपके बेसिकली आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ आपके रूल्स रहेंगे जो किसके लिए है? आपका अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड। समझ में आया? यानी कि आपको अगर कैपिटल गुड के ऊपर आईटीसी को अवेल करना है तो कुछ बेसिक नियम है, बेसिक रूल है, सर्टेन कंडीशन है जिनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहली कंडीशन की, तो पहली कंडीशन का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 16 के अंदर देखने को मिलता है। ये बहुत ऑब्वियस बात है सर, जो भी पर्सन है ना आईटीसी को क्लेम करना चाहता है, उसका जीएसटी के अंदर बेसिकली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। माने आपका पर्सन कैसा पर्सन होएगा सर? रजिस्टर्ड पर्सन होएगा, और उसके पास आपका वैलिड टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं आईटीसी के केस में आपका वैलिड टैक्स इनवॉइस होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा जो आपके कैपिटल गुड्स हैं वो उसको रिसीव हो चुके होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। आपका जो उसके ऊपर टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया होना चाहिए, माने टैक्स की पेमेंट हो चुकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका बेसिकली रिटर्न होता है, जीएसटी रिटर्न अंडर द सेक्शन 39 हैज बीन फर्निश्ड, आपका जीएसटी रिटर्न भी क्या होना चाहिए? फर्निश्ड
फर्निश होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन आपके आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स को अवेलमेंट करने के लिए एलिजिबल है। अब जान दीजिएगा कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आईटीसी को अलाउ नहीं किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आईटीसी ऑन द सर्टेन कैपिटल गुड्स इज ब्लॉक्ड, यानी कि कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, ठीक है, जो ब्लॉक लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं मोटर व्हीकल फॉर द पर्सनल यूज है तो आपका आईटीसी ब्लॉक रहेगा। गुड्स यूज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, अगर आपने गुड्स का पर्सनल यूज किया है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है तो आईटीसी ब्लॉक रहेगा। अगर आप लोग गुड्स यूज करते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई के केस में तो आपका बेसिकली आईटीसी ब्लॉक रहेगा। तो बेसिकली ये 3 से 4 कंडीशन रहेंगी जिनके केस में आपका आईटीसी ब्लॉक रहेगा। और ब्लॉक्ड आईटीसी का जो केस है ना वो आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको बैठाना है, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखिएगा आपका बेसिकली अगर आपने ना डेप्रीशिएशन रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं एक आपका डीटी होता है, एक आपका आईडीटी होता है। आईडीटी बोले तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स और आपका डीटी माने डायरेक्ट टैक्स। 5वें सेमेस्टर के अंदर आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, तो इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन आपने पढ़ा था सर डेप्रीशिएशन का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आप लोग इनकम टैक्स के अंदर ले लिए हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि आप लोग बेनिफिट चाहे डायरेक्ट टैक्स में ले लें चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्स में ले लें, एक ही जगह पे आपको ऑप्शन मिलता है। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं डेप्रीशिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 91 इज क्लेम्ड ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स आईटीसी, सच टैक्स अमाउंट कैन नॉट बी क्लेम, ठीक है ना। तो अगर आपने डेप्रीशिएशन क्लेम किया हुआ है तो आप लोग आईटीसी नहीं ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने या तो ट्रांसफर कर दिया है या तो डिस्पोजल कर दिया है कैपिटल गुड्स का। देखिए कंडीशन क्या थी, कैपिटल गुड्स को या तो आपको बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर यूज करना है, यानी कि कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए यूज करना है। आपने अगर अपने कैपिटल गुड्स है उनको या तो ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोजल कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में माय डियर फ्रेंड्स देयर इज ए रिडक्शन ऑफ द आईटीसी अमाउंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो इतना सारा अगर आप लोग लिख करके आते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये आपका काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटीसी क्या होता है उससे रिलेटेड प्रोविजंस को बताना है और स्पेसिफिकली आपके कैपिटल गुड्स के अंदर क्या क्या रूल हमारे पास है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब एक और सवाल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको आप लोग आईएसडी के नाम से जानते हैं। आईएसडी का फुल फॉर्म होता है सर आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और याद रखिएगा अगर आप लोग सेक्शन 2 की बात करते हैं, सब सेक्शन 61 की बात करते हैं, 61 की बात करते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 के, तो वो आपका बेसिकली आपके आईएसटी से जुड़ा हुआ है, माने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है आपका ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ ए गुड्स और ए सर्विस। समझ में आया, ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और ए सर्विस व्हिच रिसीव द टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू द इनपुट सर्विसेज। समझ में आया, ये आपका क्या रिसीव करेगा, टैक्स इनवॉइस रिसीव करेगा, किससे रिलेटेड, इनपुट सर्विस से रिलेटेड, एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल आईटीसी। और ये क्या करता है, आपके आईटीसी जो भी अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इट्स ब्रांच और ए यूनिट हैविंग द सेम पेन। समझ में आया, उसको क्या बोला जाता है सर, उसको आप लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा आईएसटी डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट थ्रू ए प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नोन एज आईएसडी इनवॉइस। समझ में आया, तो आपका एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, आईएसडी इनवॉइस, जिसके बिहा पे क्या किया जाता है सर, ये बेसिकली आपका जो आपका आईटीसी बनता है वो आपका क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगर आप लोग फीचर्स ऑफ आईएसडी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करता है केवल और केवल इनपुट सर्विस क्रेडिट को, नॉट क्रेडिट ऑन द गुड्स और ए कैपिटल गुड। ध्यान दीजिएगा कैपिटल गुड के ऊपर आईटीसी नहीं ये आपका प्रोवाइड करता है, गुड्स के ऊपर आईटीसी को प्रोवाइड नहीं करता है, केवल इनपुट सर्विस क्रेडिट के ऊपर ये आईटीसी प्रोवाइड करता है। ऑल ब्रांचेस रिसीविंग क्रेडिट मस्ट हैव द सेम पेन, माने यहाँ पर जितने भी आपके ब्रांचेज है ना वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे क्रेडिट, उनका क्या होना चाहिए, सेम पेन होना चाहिए। आईएसडी मस्ट ऑब्टेन ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। याद रखिएगा जीएसटी के अंदर आईएसडी को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना। आईएसडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनलिटी टू द यूनिट यूजिंग द सर्विस। तो कुल मिलाकर के ये कुछ फीचर्स हैं
जिनको आपको याद रखना है, और कुछ फीचर्स है जिनको आपको याद रखना, ठीक है। सो आपका पर्पज है जिनको आपको याद रखना। आईएसडी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। इसके अलावा एक आपका बेसिक क्वेश्चन है, कौन आपका आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से फॉर्म आपको भरने की जरूरत है। तो आईटीसी से जुड़ी हुई अभी अभी मैंने आपको बताया सर, सेक्शन 16 की बात करते हैं ना, सीजीएसटी एक्ट 2017 की, तो वो आपका ताल्लुकात रखता है आईटीसी से, और ये कहता है कि हर एक वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो इलिजिबल है क्या, किसके लिए, आईटीसी के लिए, ऑन द गुड्स और ए सर्विसेज और ए बोथ यूज्ड और ए इंटेंट टू बी यूज्ड इन द कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि जो सप्लाई हुआ है गुड्स के केस में हो सकता है, सर्विसेज के केस में हो सकता है, लेकिन जो सप्लाई हुआ है ना, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, उसको आपको कहां पे यूज करना है सर, कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के अंदर यूज करना है। और अगर आपका पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आपका आईटीसी के लिए एलिजिबल है। अब ध्यान दीजिएगा, आईटीसी के लिए टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है, आपके गुड्स या सर्विसेज से जुड़ा हुआ रिसिप्ट का होना जरूरी है, उसके अलावा टैक्स चार्ज हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, जो आपका टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। आप सभी ने जीएसटी रिटर्न अंडर द सेक्शन 39 फिल किया हुआ होना चाहिए, माने फर्निश किया हुआ होना चाहिए। आईटीसी मस्ट बी क्लेम विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, और जो आपका टाइम लिमिट दिया जाता है उसी टाइम लिमिट के दरमियान आपको क्या करना है सर, आईटीसी को क्लेम करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जैसा कि मैंने बताया ये आपका बेसिकली एक एस नाम का बंदा है, ये कोई सामान खरीदता है तो आप इसको इनवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं, उसी सामान को बेचता है तो इसको आप लोग आउटवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर इसने अपने कस्टमर से 50 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन जब इसने सामान खरीदा होगा तो इसने भी तो आपका जीएसटी पे किया होगा 30 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी बना इनवर्ड सप्लाई के ऊपर, जीएसटी बना आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर। अब इसको नेट कितना जीएसटी पे करने की जरूरत है सर, 20 रुपए पे करने की जरूरत है, क्योंकि इसने जो पहले इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे किया वो एडजस्ट हो गया अगेंस्ट द आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर। यही कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली आईटीसी कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। तो आईटीसी का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी आपके इनवर्ड सप्लाई के ऊपर पे किया है अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी यू रिसीव्ड ऑन द आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका आईटीसी होता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 16 यहाँ पे से रूल नंबर 36 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 जो बताता है हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, इसके अलावा इनवॉइस इश्यूड अंडर द आरसीएम, अगर आपका आरसीएम है तो उस केस में इनवॉइस इशू होना चाहिए। इसके अलावा आपका आईएसडी जो आपका इनवॉइस है इशूड बाय द आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। अगर आप लोग फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, जीएसटीआर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और आपका 1 हो गया, ये कुछ बेसिकली आईटीसी क्लेम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आपको लिख के आना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए सर, आपका इलिजिबल जो आपका पर्सन है कौन कौन इलिजिबल है आईटीसी के लिए, आईटीसी का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। अच्छा, एक आपका आईटीसी होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक आपका केस होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, अपना ब्लॉक्ड आईटीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक्ड आईटीसी। तो यहाँ से भी सवाल आता है, यही क्वेश्चन है, ब्लॉक्ड आईटीसी क्या होता है, 5 केस बताने हैं जहां पे आप लोग आईटीसी को अलाउ नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड आईटीसी की बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 17 के आई थिंक सब सेक्शन 5 के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब ऐसे क्रेडिट होते हैं जिनके ऊपर आप लोग आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है, जहां पे आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है जिन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वो क्या कहलाता है सर, आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, यस मैंने सही बताया, सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर इसका केस दिया गया, इसका प्रोविजन दिए गए हैं। अगर आप लोग केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला मोटर व्हीकल, अगर आपका मोटर व्हीकल है और उसको आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सन के लिए यूज करते हो और उसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू द 30% है तो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी व्हीकल का यूज पर्सनल कंजम्पशन के लिए करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज के केस में, माने जैसे फूड हो गया, बेवरेज हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर आपका आईटीसी अवेल नहीं किया जाता, आईटीसी अलाउड नहीं किया जा सकता है। मेंबरशिप ऑफ द क्लब और ए हेल्थ फिटनेस सेंटर, याद रखिएगा, क्लब के अंदर और हेल्थ फिटनेस सेंटर के अंदर आपको आईटीसी बेसिकली
बेसिकली अवेलेबल नहीं कराया जाता है, अवेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किस केस में आता है सर, ये आपका ब्लॉक्ड आईटीसी के केस में आता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर है तो आपको बेसिकली आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कुछ सर्टेन केसेज है, 5 केसेज मिनिमम आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने 5 का क्वेश्चन डाला हुआ है, एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िएगा, अपोर्समेंट ऑफ द आईटीसी क्या होता है, ठीक है। पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। डिस्कस द रूल ऑफ ए आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड, अभी अभी पढ़ाया है कैपिटल गुड क्या होता है, उसके ऊपर क्या क्या रूल लगते हैं, कैसे उसका आईटीसी क्लेम किया जाता है, पूरा पढ़ा चुका हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये आपका एक क्वेश्चन था एक्चुअली, रिपीट हुआ था, तो इस तरीके से सवाल को भी रिपीट किया जा सकता है, टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना। ये अगेन आपका वही अपोर्समेंट ऑफ द आईटीसी आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड हाउ इज द टाइम ऑफ द सप्लाई डिटरमाइन अंडर द जीएसटी इज पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स। अभी अभी पढ़ा है हमने। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरसीएम क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग जीएसटी पे करना चाहते हैं तो दो मैकेनिज्म होते हैं, एक आपका एफसीएम होता है, एक आपका आरसीएम होता है, एक आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, एक आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। लेकिन 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 रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होगा, आपका जो बेसिकली सप्लायर है वो अपनी वैल्यू चार्ज करेगा, जीएसटी खुद कस्टमर आपका गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आया? तो यानी कि अगर आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जब भी आपका जीएसटी का जो लायबिलिटी है वो आपका सप्लायर से हट करके रेसिपेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, तो वो मैकेनिज्म आपका आरसीएम कहलाता है, ठीक है। और आरसीएम का एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जब भी जीएसटी का जो पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ, अगर वो सप्लायर के ऊपर है तो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। अगर उसकी जगह पे आपका कस्टमर खुद पे करता है, रेसिपेंट खुद पे करता है, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 पढ़ाया था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में अगर आप लोग गुड्स की बात करते हैं, अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो सेक्शन 13 आता है। अगर आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपको चेक करना है डेट ऑफ द रेसिप्ट ऑफ द गुड्स क्या होता है, डेट ऑफ द पेमेंट क्या है, या तीसरा पॉइंट क्या है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ए इनवॉइस। इन तीनों के अंदर सर जो भी आपका क्या होगा, अर्लियर होगा, क्या होगा सर, आपका अर्लियर होगा, वही क्या कहलाएगा सर, आपका टीओएस कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं भी आएगा अगर आपने मेरे पूरे कोर्स को गो थ्रू नहीं किया होगा, रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई होगी, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, चीजों की मालूमात होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो चक्कर में ना पड़े, एक बार मेमोराइज कर ले, याद कर ले, गो थ्रू कर ले, ताकि एटलीस्ट कुछ तो लिख के आए यार एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो सवाल आ सकता है, प्लीज इसको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगेन आपका आरसीएम से सवाल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से सवाल है, इसको आपको पढ़ना है। ये फिर से पूछा गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मेंशन फ्यू नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज वेयर आरसीएम इज एप्लीकेबल। ये एक नई बात है। देखिए, आरसीएम में आपको समझा चुका हूं, डेफिनेशन क्या है ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां पे आपका बेसिकली आरसीएम लगाया गया, माने आपके कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है और आपके कुछ नोटिफाइड गुड्स है जो आपके अंडर द आरसीएम आते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कैश्यू नट्स की, बात करते हैं, नोट सेल्ड और अपील्ड, ठीक है ना। अगर आपके कैश्यू नट ना तो सेल्ड है ना अपील्ड है तो उसके ऊपर आपका आरसीएम लगता है। जैसे अगर आप लोग बीड़ी की बात करते हैं, बीड़ी समझ गए ना, बीड़ी, ठीक है ना, जो आपका बीड़ी का रैपर है या बीड़ी की रैपर की जो पत्तियां है जिसको आप लोग टेंडू लीव्स कहते हैं, वो आपका आरसीएम के अंदर आता है। तंबाकू की पत्ती आ गई, उसके बाद आपका सिल्क यार्न सप्लाई बाय द एग्रीकल्चरिस्ट आ गया, रो कॉटन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट आ गया। कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली नोटिफाइड गुड्स है अंडर द आरसीएम। तो कुछ कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई समाधान नहीं है। सर्विसेज के अंदर अगर आप लोग जीटीए की बात करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करते हैं, तो वो आपका आरसीएम के अंडर आता है। अगर आप लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ये एडवोकेट टू द बिजनेस एंटिटी, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस एंटिटी को अगर कोई भी लीगल सर्विस प्रोवाइड किया गया है एडवोकेट द्वारा तो वो भी आपका आरसीएम के अंदर आता है। कोई भी स्पॉन्सरशिप है वो आरसीएम के अंदर आती है। इसके अलावा
सर्विसेज सप्लाइड बाय ए गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी इन ए स्पेसिफाइड केसेस, वो भी क्या आता है सर, वो आपका बेसिकली आरसीएम के अंडर आता है। और डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर ओ टू ए कंपनी, यानी कि जो भी आपके डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड्स टू द कंपनी है वो भी आपका आरसीएम के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर के देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स और ए सर्विस जो आपके बेसिकली आरसीएम के अंदर आते हैं। इनको आपको पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करना है, इनकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और है आपका सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से में कौन जीएसटी पे करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। सवाल बड़ा जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक आपका आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम पढ़ना है, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम पढ़ना, ठीक है। देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे भी नहीं करवा पाऊंगा, दैट्स व्हाई मैंने आंसर सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 200 हाइप का बेसिकली टारगेट पूरा करा देते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, और अगेन अगर इसके ऊपर 200 हाइप कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपको एज इट इज पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और मार्क माई वर्ड्स, ये जो आपका पीडीएफ नंबर 1 है और पीडीएफ नंबर 2 है, माने पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, ये सवाल भी केवल आपने बना लिए ना, ये जो आपका 2-3 घंटे का थ्योरी वाला क्लास है ये भी लगा लिया, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपको इन पीडीएफ से बाहर देखने को मिले। और क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं हो, 4-5 घंटे का क्लास ना बने, तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है जिनको हम लोग स्किप कर सकते हैं स्किप करेंगे, जो जो चीजें हम लोग समझ सकते हैं वो समझते चलेंगे, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है टैक्स इनवॉइस। देखिए, एक तो आपका सवाल कहां से आएगा सर, टैक्स इनवॉइस से आएगा, मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक सवाल आएगा बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ये आपको समझना है, बिल ऑफ सप्लाई से, ठीक है ना। एक सवाल आपका आता है दैट इज द नोट से। नोट्स के अंदर भी हमारे पास 2 तरीके के नोट्स होते हैं, एक आपका क्रेडिट नोट होता है, एक आपका डेबिट नोट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपको पता होना चाहिए, यहां से एक सवाल आएगा ही आएगा, गांठ बांध करके चल लिए, ठीक है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस की बात करते हो तो इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दिया गया है। टैक्स इनवॉइस की जरूरत आईटीसी को क्लेम करने के लिए होती है। आईटीसी को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत रहेगी सर, टैक्स इनवॉइस की जरूरत रहेगी। कितना हुआ टाइम, ठीक है। तो आपको किसकी जरूरत होगी, आईटीसी की जरूरत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं तो टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले बात तो जो आपका सप्लायर है ना, उसका जीएसटीआईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका एड्रेस और उसका नेम रहता है, इनवॉइस नंबर और उसका डेट जरूरी है, एग्जैक्टली आपके रेसिपेंट का अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीआईएन नंबर, वरना उसका नाम और एड्रेस होना जरूरी है, आपके गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस होना जरूरी है, किस रेट के ऊपर कितना अमाउंट टैक्स किया गया है उसका जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई होना जरूरी है, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर होना जरूरी है। ये बुनियादी बातें जो कहां पे होती है सर, टैक्स इनवॉइस के अंदर होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस कैसे किया जाता है, तो ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, कि मैं टाइम ऑफ द सप्लाई के ऊपर बात कर चुका हूं। इसके अलावा आपका एक क्रेडिट नोट होता है, एक आपका डेबिट नोट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट नोट की अगर आप लोग बात करते हैं तो 34(1) के अंदर, डेबिट नोट की बात करते हैं तो 34(3) के अंदर होता है। क्रेडिट नोट रिड्यूस करता है टैक्स लायबिलिटी को ऑफ द सप्लायर। समझ में, टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया है, घटाना है तो क्रेडिट नोट होगा, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कम है उसको इंक्रीज करना है तो क्या होगा, डेबिट नोट होगा। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो ए रजिस्टर्ड सप्लायर मे इशू ए क्रेडिट नोट वेयर द टैक्स वैल्यू चार्ज्ड इन इनवॉइस एक्सीड द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया, यानी कि जो आपने टैक्स वैल्यू चार्ज किया है इनवॉइस के अंदर, अगर वो आपका एक्चुअल वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। अगर आपका टैक्स चार्ज है वो एक्सीड करता है एक्चुअल टैक्स से जो भी आपका पेबल है, उस पर्टिकुलर केस में गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपेंट, जो भी आपका गुड्स सप्लाई है वो रिटर्न बाय द रेसिपेंट है, और आप लोग कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज आर फाउंड डेफिशिएंट, ठीक है ना। अगर आपका डेफिशिएंसी आता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर
आपको क्या करना होता है सर, आपको बेसिकली क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सबसे जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा, इसका टाइम पीरियड क्या है सर, या तो आपका 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर आपका डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, जो भी आपका अर्लियर होगा ना वो आपका लास्ट डेट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं, डेबिट नोट, कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर में इशू ए डेबिट नोट वेयर द टैक्सेबल वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। समझ में है ना, यानी कि वैल्यू कम है, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के केस में आप लोग क्या करते हैं सर, डेबिट नोट को इशू करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। बाकी आप सभी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पूरी क्लासेस लगाई होंगी, तो आप सभी जानते होंगे क्रेडिट एंड डेबिट नोट को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहां से सवाल आएगा, मेन एजेंडा क्या है, सवाल आएगा, और जो नए बच्चे हैं वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना टाइम लिमिट ऑफ द इशूइंग ऑफ ए टैक्स इनवॉइस इन द फॉलोइंग केस। इन तमाम केसेस के अंदर टैक्स इनवॉइस का बेसिकली क्या है, टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, ये आपको बताना, टाइम लिमिट से सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको एक बार गो थ्रो करना है। इसके अलावा आपको बताना है सेक्शन 31, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और कोई यस आपका है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ द जीएसटी। देखिए, एनुअल रिटर्न ऑफ द जीएसटी, इसका ताल्लुकात है ना आपके जीएसटी रिटर्न आर से रहने वाला है। माने आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका जीएसटी R9 है ना वो आपका एनुअल रिटर्न से जुड़ा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, सेक्शन जो 44 है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, वो कहता है कि हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, उसको रिक्वायरमेंट होती है फाइल करना क्या, आपका एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द जीएसटी R9। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपना एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, और किस फॉर्म में, जीएसटी R9 की फॉर्म में। ठीक है ना, किससे, बिफोर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर और ए सच एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंडेड डेट है तो ठीक है, वरना आप लोग क्या कहेंगे, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे 25-26 का कब जाएगा सर, 26 का 31 में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आपका बेसिकली इस डेट से पहले पहले, या इस डेट को आपको जीएसटीआर, ठीक है ना, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ GSTR9। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली आपको फाइन करना रहता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको बेसिकली डिले करते हैं और तो आपका सेक्शन 47(2) के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी के अकॉर्डिंग हर एक दिन का 100 रुपया, एसजीएसटी के अकॉर्डिंग हर एक दिन का 100 रुपया, कुल मिलाकर के पेनल्टी क्या रहेगा, एक दिन का 200 रुपया। और याद रखिएगा, मैक्सिमम लेट फीस कितना हो सकता है सर, जो आपका टर्नओवर है ना उसका 0.25% सीजीएसटी के केस में, 0.25% एसजीएसटी के केस में, टोटल जो मैक्सिमम रहेगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर। इससे ज्यादा आपका मैक्सिमम लेट फीस नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको बताना है प्रोविजन रिलेटेड टू द 9 और 9A, 9 और 9A के बीच में कंपेरिजन पूछा जाएगा, इसको आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, आपका क्यूआरएम से भी सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्वार्टरली रिटर्न होता है ना, ये वाला सवाल आता है आपका 9A और क्यूआरएम से सवाल आएगा। एक आपका जीएसटी R4 होता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार गो थ्रो कर लीजिए। सर इसका जो ताल्लुकात है ना, जिन भी लोगों ने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है ना, जो भी आपके कंपोजिट टैक्स पेयर होते हैं, उनको आपका जो रिटर्न फाइल करना होता है वो आपका जीएसटी R4 रिटर्न होता है, और ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया है अंडर द सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ध्यान दीजिएगा, अर्लियर की बात करो तो जीएसटीआर वाज फाइल क्वार्टरली, बट अभी ये कैसे फाइल किया जाता है, एनुअली फाइल किया जाता है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, कौन कौन पर्सन है जो आपका जीएसटीआर फाइल रिक्वायर कर सकता है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जिसने अपना कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका ड्यू डेट क्या रहता है सर, आपका ऑन और बिफोर ऑफ द 30 अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि आपका ऑन या फिर बिफोर द 30 अप्रैल, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, वही है आपका सर, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल रहेगा, इनवर्ड जो आपका सप्लाई रिसीव हुआ है, टैक्स पेबल और टैक्स पेड कितना है, समरी ऑफ द टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विस एंड द सप्लाईज अटैकिंग टू द रिवर चार्ज। कुछ ये बेसिक बातें हैं जो हमने काफी दफा पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर आप लोग ड्यू डेट की बात करते हैं, ड्यू डेट के केस में यानी कि अगर आप लोग सही समय पे आईटीआर फाइल नहीं करते, सॉरी आपका जीएसटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता
सकते हैं, लेट फीस लग सकता है, अच्छा आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, इसका सेक्शन 15 रहेगा। आपका जो सब्सिक्वेंट रिटर्न है वो ब्लॉक किया जा सकता है। देयर इज ए डिनाई ऑफ द आईटीसी, आईटीसी के अंदर आपको डिनाई देखने को मिल सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, एंड देयर इज ए लेवी ऑफ द पेनल्टी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप लोग सही समय पे अपना जीएसटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका एक टीडीएस प्रोविजन क्या है जीएसटी के अंदर, टीडीएस और अलोंग विद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा टीसीएस को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये है आपका प्रोविजन रिलेटेड टू द आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसडीएसटी कैन बी यूज्ड म्यूचुअली टू क्लेम द आईटीसी। चलो ये तो एक बेसिक बात हो गई है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा हाई, देखिए ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाई सी लेवल क्या होता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट इन इंपोर्ट क्या होता है, इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है, कॉन्टीजियस जोन क्या होता है, इन पर मैं काफी डिटेल में बात कर चुका हूं। ठीक है, और आप सभी ने इनके बारे में पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आंसर पीडीएफ के अंदर है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो आपका टैक्सेबल इवेंट है इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर और मिल जाएंगे जिनको आपको पढ़ लेना। ठीक है, करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन और है जिनको अगर आप लोग गो थ्रो करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा मामला निपट जाएगा। और इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपका बचेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बेसिकली अलग से करना पड़े। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 2 ऑफ द वन शॉट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।